अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर औकात हम ऐसे वाकयात सुनते रहते हैं जिनको सुनकर इंसान यकीन नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ लोग सालों की मेहनत के बाद किसी काम को करने में इतनी महारत हासिल कर लेते हैं कि देखने वाला उसको देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार खसूसियात से नवाजा है और उनमें से एक खसूसियत ये है कि इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो सख्त सर्दी और शदीद तरीन गर्मी या मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। और बाज़ औक़ात जिंदा रहने के लिए अगर उसे खाने को कुछ ना मिले तो फिर भी वो कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही चंद वाकयात की जिनमें इंसान ने बेहद बर्दाश्त और सब्र का मुजाहिरा किया और जिंदा रहने के लिए कोशिश की और इसमें कामयाब हुआ। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 6, थाई सॉकर टीम सर्वाइवल। दोस्तों, ये वाकया जून 2018 का है जब थाईलैंड की फुटबॉल टीम के कुछ जूनियर खिलाड़ियों ने करीबी थिम लुआंग गार को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। 12 खिलाड़ी और उनका एक कोच जिसकी उम्र 25 साल थी सब गार के अंदर दाखिल हो गए और गार के अंदर घूमने फिरने लगे। गार में पहले से कीचड़ और पानी वाली जगह मौजूद थी और इस मौसम में शदीद बारिशें हो रही थी। सभी लड़के जब गार के अंदर दाखिल हो गए तो गार के अंदर बाहर से पानी जाना शुरू हो गया। पानी इतना ज्यादा था जिसने वापसी के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। लड़के और उनका कोच आगे ही आगे जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। वो पानी से बचते बचाते गार में 4 किलोमीटर आगे तक पहुंच चुके थे। लड़कों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और पहले 9 दिनों तक लड़के सिर्फ गार से टपकने वाले नमकीन पानी पर गुजारा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मदद के इंतजार में बैठने के बजाय खुद से कुछ करने का सोचा। उनको अंदाजा हो चुका था कि वो बुरी तरह गार के अंदर फंस चुके हैं और वापसी का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। लड़कों ने मिलकर 16 फुट गड्ढा सिर्फ इस उम्मीद पर खोद लिया कि शायद उन्हें गार से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। बच्चों के गार में जाने से 3 घंटे पहले बर्तानिया के गोताखोरों की एक टीम इसी गार के अंदर से वापस आई थी। थाईलैंड की ये लंबी तरीन सुरंगों में से एक है, इसी वजह से अक्सर सियाह इसे देखने आते हैं। इंतजामिया को जब पता चला कि बच्चे और उनका एक कोच गायब हैं तो उन्होंने मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी जिससे ये पता लगाया गया कि बच्चे गार के अंदर गए हैं। तो उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए थाईलैंड के गोताखोरों की एक टीम तश्कील दी जिन्होंने 3 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद बच्चों और उनके कोच को बाहिफाजत गार से बाहर निकाल लिया। ये बच्चे 17 दिन तक गार के अंदर मौजूद रहे। सभी बच्चों और कोच को फुल बॉडी सूट्स पहनाए गए ताकि पानी के अंदर से गुजरते हुए ऑक्सीजन लेने में कोई मसला पेश न आए। वापसी के सफर में कुछ जगह इतनी तंग थी जहां पर से एक शख्स भी बहुत मुश्किल से गुजरता था। इंतजामिया के लिए खुशी की बात यह थी कि सब बच्चे बाहिफाजत बाहर आ गए थे, लेकिन उनको बचाते हुए थाईलैंड के एक गोताखोर की जान चली गई जिसने सबको गमगीन कर दिया। नंबर 5, सर्वाइव्ड 7 days विद ब्रोकन रिब्स एंड बोन्स। दोस्तों, ये वाकया अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया की एक खूबसूरत सड़क पर पेश आया जहां पर अक्सर लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं। एक 23 साल लड़की सड़क पर अकेले अपनी गाड़ी पर सफर कर रही थी। उस सड़क की एक जानिब गहरी खाई और पानी है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 200 या 300 फुट है, जहां पर नीचे जाना तो शायद मुमकिन हो लेकिन वहां से ऊपर आना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। इस लड़की के साथ ये वाकया तब पेश आया जब इसकी गाड़ी के सामने एक छोटा जानवर आ गया और उसको बचाने की कोशिश में गाड़ी समेत खाई से नीचे गिर गई। लड़की का कहना था कि जब मुझे होश आया तो मेरे घुटनों तक पानी गाड़ी में आ चुका था और मेरे जिस्म में बेशुमार जगहों पर दर्द उठ रहे थे। लड़की ने अपनी सीट बेल्ट खोली और लोहे के औजार से गाड़ी का शीशा तोड़कर साहिल पर आ गई। 200 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद इस लड़की को बेशुमार चोटें आई थीं और इसकी हड्डियां टूट चुकी थीं और जगह जगह से खून बह रहा था। इस सारी सूरत हाल में इसके हाथ और पांव खासे जख्मी नहीं हुए जिनकी मदद से इसने रेंगना शुरू कर दिया और सबसे पहले एक जगह से पीने का पानी तलाश किया और उसी पर गुजर बसर करती रही। लड़की रोजाना पीने का पानी अपनी गाड़ी से ली गई एक बोतल में भर के एक ऊंची जगह बैठ जाती जहां पर से वो चलती हुई गाड़ियों को देख सकती थी। लड़की ने बताया कि वो मदद के लिए पुकारती थी लेकिन गाड़ियों से बहुत दूर थी जिस वजह से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती थी। रोजाना यही अमल करते हुए उसे 7 दिन हो चुके थे और लड़की के घर वालों ने लड़की की तलाश शुरू कर दी थी और ढूंढने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया था। इसी दौरान एक शादीशुदा जोड़ा जो इस रास्ते पर पैदल सफर कर रहा था और मछलियां पकड़ने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में था, उन्होंने जब लड़की की तबाहशुदा जीप को देखा तो लड़की की मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने लड़की को हौसला दिया और ताजा पानी पिलाया और साथ ही रेस्क्यू करने वाली टीम को इत्तला दे दी जिन्होंने आकर लड़की को इस खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जहां इसका इलाज किया गया और कुछ ही दिनों बाद लड़की सेहतयाब हो गई। नंबर 4, सर्वाइवल इन सी विद फैमिली।
दोस्तों ये वाकया बर्तानिया के एक डेयरी फार्मर और उसके खानदान के साथ पेश आया जब वो लोग समंदर में सफर कर रहे थे। इस खानदान के सरबराह रॉबर्टसन, जो कि मर्चेंट नेवी में काम करते थे, उन्होंने अपने खानदान को समंदरों की सैर करवाने के लिए अपने फार्म को बेचकर लकड़ी से बनी हुई एक बड़ी कश्ती खरीद ली और अपना सफर शुरू कर दिया। खानदान के सभी लोग सफर से बहुत लुत्फानंदोज हो रहे थे और एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक कामयाब सफर करते जा रहे थे, लेकिन 15 जून 1975 को उनकी कश्ती का सामना किलर वेल के एक खतरनाक ग्रुप से हुआ, जिन्होंने कश्ती पर हमला कर दिया, जिस वजह से कश्ती के काफी हिस्से तबाह हो चुके थे। समंदर का पानी कश्ती के अंदर दाखिल होना शुरू हो चुका था। अब इस कश्ती में मजीद सफर करना मुमकिन नहीं था। इस बड़ी कश्ती में एक लाइफ बोट और एक छोटी कश्ती थी और सिर्फ 6 दिन का खाना बचा था। इस सफर में रॉबर्टसन के साथ उनकी बीवी, एक बड़ा बेटा और 2 जुड़वा भाई थे, जो सब के सब अपनी बड़ी कश्ती से निकलकर छोटी लकड़ी की कश्ती में बैठ गई और किसी साहिल की तलाश में अपना सफर शुरू कर दिया। इस लकड़ी की कश्ती का कुछ हिस्सा मछलियों ने खराब कर दिया था, इसलिए दूसरी रबड़ की बनी हुई राफ्ट में मुंह से हवा भर के इसे भी इसके साथ बांध दिया गया। बेटे का कहना था कि हम खाने के लिए कछुओं का शिकार करते और इतने दिन कछुओं का खून पीकर पानी की कमी पूरी करते रहे। 16 दिन गुजरने के बाद वो इसी तरह किसी साहिल की तलाश में थे कि उनको 23 जुलाई 1972 को एक जापानी मछली पकड़ने वाले ने देख लिया और उनकी मदद की। रॉबर्टसन 1992 में कैंसर की बीमारी की वजह से मर गई, लेकिन उन्होंने मरने से पहले अपने इस सफर पर एक किताब लिखी, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम था सर्वाइव द सेवेज सी। नंबर 3, मैन सर्वाइव्ड 3 डेज इन डीप सी। दोस्तों मशहूर कहावत है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दोस्तों ये वाकया 28 मई 2013 को उस वक्त पेश आया जब एक जहाज नाइजीरिया के साहिल पर समुद्री मौजों का मुकाबला न कर सका और समंदर के अंदर डूब गया। हैरिसन नामी शख्स इस जहाज के अंदर बावर्ची का काम करता था। जब जहाज डूब रहा था तो ये शख्स अपनी जान बचाते बचाते इस जहाज के इंजन रूम के अंदर पहुंच गया और पूरे का पूरा जहाज पानी के अंदर डूब चुका था। ये शख्स 3 दिन तक पानी के अंदर एक एयर बबल के अंदर जिंदा रहा। जब गोताखोरों की टीम लाशें निकालने के लिए पानी के अंदर जहाज की तलाशी ले रही थी तो उन्हें एक जिंदा शख्स नजर आया, जिसे इस टीम ने बाहिफाजत पानी से निकाल दिया। इस शख्स के पास 3 दिन तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो नाउमीद हो चुका था और मौत का इंतजार कर रहा था। इस जहाज पर मौजूद बाकी तमाम अमला जहाज डूबने की वजह से हलाक हो चुका था। इस शख्स ने जिंदा बचने के बाद दोबारा कभी भी जहाज पर काम नहीं किया और हमेशा के लिए ऐसे समुद्री सफर को खैराबाद कह दिया। नंबर 2, सर्वाइव्ड आफ्टर कटिंग हिज ओन हैंड। दोस्तों ये वाकया अमेरिका के एक शहरी रास्टन के साथ पेश आया जब वो एक नेशनल पार्क के अंदर क्लाइंबिंग कर रहे थे और क्लाइंबिंग करते करते उनका बाजू एक ऐसी चट्टान के अंदर फंस गया जिसमें से बाजू को निकालना इंतहाई मुश्किल था। उसने लाख कोशिश की लेकिन इसका बाजू एक बड़ी चट्टान और पत्थर के दरमियान बुरी तरह फंस चुका था। वो ऊंचाई पर मौजूद था और लगातार ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ टाफियां और पानी मौजूद था और ताकत खत्म होती जा रही थी। इस पूरे मामले में वो अकेला था और उसका साथ देने वाला या उसको देखने वाला कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। अब उसे खुद को ही रेस्क्यू करना था। 2 दिन तक लगातार कोशिश करने के बावजूद उसका बाजू पत्थर से नहीं हट रहा था और पानी और खाना भी खत्म हो चुका था। 3 दिन गुजरने के बाद जब कोई हल न निकला तो उसने अपने बाजू को काटने का इरादा किया और एक आम से औजार से अपना बाजू काटना शुरू कर दिया। 1 घंटे की लगातार मेहनत के बाद अपना बाजू अलग कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 65 फुट की ऊंचाई एक बाजू के साथ तय करनी पड़ी ताकि वो सतह पर आ सके। जब वो सतह पर आया तो एक फैमिली ने उसको देख लिया और बाजू अलग हो जाने के 6 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने उसका इलाज शुरू किया। दोस्तों रास्टन का बहुत सा खून बह चुका था और डॉक्टर्स के मुताबिक अगर उसके इलाज शुरू करने में थोड़ी सी भी मजीद ताखीर होती तो उसकी मौत वाक़या हो सकती थी, लेकिन अब ये शख्स सेहतयाब हो चुका है। इस शख्स के वाक़े पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है 127 आवर। ये शख्स अब भी क्लाइंबिंग के लिए पहाड़ों का रुख करता है। नंबर 1, हिरो ओनोडा। दोस्तों हीरो ओनोडा जापानी आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। दूसरी जंग अजीम में जापान ने अपने दिफा के लिए मुल्क के हर जजीरे पर अपनी आर्मी उतार दी ताकि अमेरिका और इसके अलाइज जापान पर मुनज़्ज़म हमला न कर सकें। लेकिन आखिरकार 1945 में जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी के वाक़ये के बाद हथियार डाल दिए और अपने तमाम जजीरों पर जहाजों के जरिए ये पैगाम भिजवाया कि जंग खत्म हो चुकी है, लिहाजा हथियार डाल दें और अपनी यूनिट में रिपोर्ट करें। मगर ल्यूबैंग के एक छोटे से जजीरे पर मौजूद हीरो ओनोडा ने
इसे दुश्मन की एक साजिश कहकर रद्द कर दिया। ये शख्स 29 साल तक इस जजीरे पर मौजूद लोकल लोगों को दुश्मन समझकर उनसे लड़ता रहा। जब जापानीज आर्मी को इस शख्स की इत्तला मिली तो 1974 में बाकायदा तौर पर ओनोडा के अफसर जो उस वक्त रिटायर हो चुके थे और बुक सेलर बन चुके थे, हवाई सफर करके फिलीपाइंस के इस जजीरे पर गए और ओनोडा को जंग खत्म करने पर आमादा किया। 11 मार्च 1974 को हिरू ओनोडा ने अपनी तलवार फिलीपाइंस के सदर को पेश करके सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे लोग मुश्किल तरीन हालात में जिंदगी की जंग लड़ते रहे। दोस्तों हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।